मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधर राजपूत। आज बात करते हैं भारत के संविधान की। सम प्लस विधान। भारत का जो संविधान है एक ये लिखित डॉक्यूमेंट है। ये जो किताब है एक ये रिटन दस्तावेज है जिसमें ये लिखा गया है कि भारत में आज हमारा देश जो है, भारत वो कैसे चलेगा, हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, हमारे देश का शासन कैसे चलेगा। और जो देश के उच्च पदों पर जो लोग आसीन होंगे, जो बैठेंगे, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी और उनकी भारत के प्रति, संविधान के प्रति ड्यूटी क्या होगी। ये सब चीज़ें इस संविधान की इस किताब में लिखा हुआ है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे वो कैग की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, ये सारी की सारी जो ना बातें इस किताब में जो संविधान बना है इसमें लिखी हुई हैं। और ये एकाएक संविधान नहीं बन गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड काम कर रहा था। बहुत बैकग्राउंड से इस पर जो ना विचार चल रहा था और ये काम भी चल रहा था इसके ऊपर। और ये जब जाकर ये संविधान बना है और तब जाके हम आज कहते हैं कि पूरी दुनिया में गर्व के साथ हमारे देश का, भारत सबसे बड़ी दुनिया की एक लिखित डेमोक्रेसी है। एक लिखित संविधान भारत का दुनिया में सबसे बड़ा है और भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आप तो जानते हैं कि देश के ऊपर जो है ना 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। प्लासी के युद्ध से अगर लगाते हैं तो 1757 से लेकर 1758 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा राज किया। फिर 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ, जब तक ब्रिटिश महारानी ने, क्राउन ने देश के ऊपर शासन किया, 90 साल तक। उसके बाद में 190 साल तक लगभग ही अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया। राउंड फिगर में हम बोलते हैं 200 साल तक अंग्रेज़ों ने जो ना हम पे राज किया। और इस दौरान देश के अंदर और देश की समाज के अंदर काफ़ी बदलाव की, परिवर्तन की जो ना घटनाएं घटित हुई हैं। इसमें मैं एक बात करूं, अगर बात करूं तो कुछ एक्ट आए थे जिसमें था, पहला अगर मैं बात करूं तो एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। और उसी के कुछ दिन बाद में दूसरा एक एक्ट लाए थे अंग्रेज, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। वो 1784 के अंदर ही आया था। फिर एक लंबी सीरीज है पूरी की पूरी। अगर हम बात करें 1909 से मान लेते हैं तो 1909, 1919 में, 1935 में, फिर 1946 में संविधान सभा आया। जो उसके बाद में जो लोग जिन्होंने संविधान सभा को लिखा जिनके कारण हम और आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंडिया है, डेमोक्रेसी इंडिया की है। तो ये डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं आई है। बहुत से लोगों ने जो ना जदोजहद की है, बहुत पैसे खर्च हुए हैं इसके ऊपर, तब जाके इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो है भारत की बनी है। और भारत का इतना बड़ा संविधान, लिखित संविधान जो है ना दुनिया का इतना बड़ा संविधान बना है। उसके बाद में 1919 के अंदर 1909 के अंदर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कुछ सुधार आए थे। 1909 में एक सुधार आया, फिर 1919 और 1935, ये तीनों की तीनों जो डेट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण डेट हैं। 1909 में एक सुधार आया था, मिंटो मार्ले सुधार, जिसमें आपके मिंटो जो है आपके वाइसराय थे और जो मार्ले थे जो भारतीय सचिव थे। इसी प्रकार से 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया। चेम्सफोर्ड भी अपने यहाँ के थे और मोंटेगू जो ना आपके यहाँ के देश के सचिव थे। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, फिर भारत सरकार शासन अधिनियम आया, 1935 के अंदर आया। भारत का जो संविधान का जो बेस है, उस भारत के संविधान के बेस को भी भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी को भारत के संविधान का एक बेस माना जाता है, एक मूल, एक आधार माना जाता है। और ये जो काम जो है ये अंग्रेज कर रहे हैं। तो पैरेलल में ये नहीं कि अंग्रेजों की हमारे देश की चिंता थी, हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के नेताओं को भी भारत की चिंता थी। तो पैरेलल में अंग्रेजों के साथ साथ हमारे देश के नेता भी काम कर रहे थे। अगर मैं उसमें बात करूं, सबसे जो सीनियर नेता थी, ऐसे तो बहुत सारे लोगों की, अगर आप इतिहास को खंगाल कर देखें तो बहुत सारे नाम निकल के आ जाएंगे, लेकिन मैं उनमें से मेन नाम अगर देखूँ तो 1928 में भी एक जो था कि एक
हमारे जो नेता थे, नेहरू एक रिपोर्ट आई थी 1928 में, जिसके मुखिया थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल जो नेहरू था, जिसका हमारी देश को जो लोगों ने जो रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू ने जो 1928 में जो रिपोर्ट लाए थे, उसको हमारे देश की जनता ने नकार दिया था। प्रदेश की जनता ने कह दिया था कि रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो इसको भी बताते हैं कि ये भी इसका बेस इसमें माना गया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग इसको नहीं मानते, 1928 की नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। उसके बाद में 1934 में आए, कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़े लीडर थे जिसका नाम था एम एन रॉय। इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाए। तो ये भी एक इस संविधान के बेस का जो एक आधार माना जाता है। इसी प्रकार से 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ये कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, तब भी ये मुद्दा उठा था। तो इसको भी इसका जो ना वेश माना जाता है, कहीं न कहीं कहा माना जाता है। इसके बाद में ऐसे एक लंबी सीरीज है इस प्रकार की हमारे देश के अंदर 1900। लेकिन अगर मेन बात मानी जाए, अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान का बेस क्या है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें थी भारत के संविधान के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूं कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बाकी 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान पढ़े गए, कुछ नियम कायदे कुछ कानून उनसे वहाँ से लिए गए, और ज़्यादातर तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। और वहीं से जा करके ये हमारा संविधान बहुत सारे लोगों ने बनाया। ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों ने मिलकर के 2-4 दिन में संविधान बना दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बैकग्राउंड जो स्टोरी है, बहुत दिनों से जो ना बैकग्राउंड से इस पर काम चल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इस भारत का जो है संविधान लिखा है। जब 1939 से 1945 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय दुनिया पूरी तरह से खोखली हो गई थी। तो दुनिया इस कंडीशन में नहीं बची थी कि कोई भी देश किसी पर के जो शासन करने वाले देश थे, कि वो कोई भी किसी पर ज़्यादा दिन तक अब राज कर सकेगा। क्योंकि ये दुनिया के लोग भी मान चुके थे कि अभी ये जो अंग्रेज हैं या जो शासन करने वाले देश हैं, जो दूसरे देशों पर भी शासन करते थे भारत की तरह, तो ये ज़्यादा दिन तक किसी भी देश को उपनिवेश बनाकर नहीं रख सकते हैं, या कॉलोनी जैसे हम भारत हैं। तो हम भी समझ गए थे, भारतीय भी समझ गए थे कि हम ज़्यादा दिन तक जो ना अंग्रेजों के अधीन नहीं रह सकते हैं, हमको भी लड़ करके अपने देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारी नौसेना ने का जो उपद्रव था, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कुछ जो नेताजी थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। बेशक 1945 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र जो विचार दे कर गए भारतीयों को, वो कहीं न कहीं काम कर गया। कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अब देश आज़ाद हो सकता है, अगर भारत की जनता एकजुट हो जाए तो अब देश आज़ाद हो सकता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया पूरी तरह से बौखला चुकी थी, टूट चुकी थी। क्योंकि जब कोई भी वार होता है तो दोनों ही देशों का नुकसान होता है, जीतने वाले का भी और हारने वाले को भी देश का नुकसान होता है। तो उस समय के अंदर हालांकि जापान, जर्मनी, इटली की हार हुई थी, और चाइना, अमेरिका, ब्रिटिश और रशिया की जो है ना जीत हुई, फ्रांस की जीत हुई थी। लेकिन चाहे बेशक जीत हो, हारने वाले देशों का नुकसान ज़्यादा होता है और जो जीतते हैं उनका भी नुकसान होता है। लेकिन तीसरी बार विश्व युद्ध हो, इसके फेवर में अमेरिका भी नहीं था। इसलिए अमेरिका के अंदर जो यूएनओ जैसे एक संस्था का जो जन्म हुआ, और वो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के अंदर उसका साइन किया गया। नहीं तो अमेरिका को क्या जरूरत थी कि तीसरी बार युद्ध ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं जो शक्तिशाली देश थे, जो देश जीते थे, वो भी फाइनेंशियली टूट गए थे, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी। कोई भी देश नहीं चाहता था कि तीसरी बार विश्व युद्ध हो। अगर ऐसा होता, तो अगर ऐसा नहीं होता, ये डर नहीं होता, तीसरे युद्ध से भी दुखा की भी बर्बादी होती है, बहुत धन की हानि होती है, आर्थिक हानि होती है। अगर ये डर नहीं होता तो अभी तक कभी का अमेरिका और साउथ कोरिया का जो है ना, उत्तरी कोरिया का तीसरी बार जो ना विश्व युद्ध हो चुका होता। लेकिन कहीं न कहीं डर सभी देशों का था, जो जीते थे उनको भी और जो हारे थे उनको भी। तो इसीलिए जो ना अंग्रेज भी ये बात समझ गए थे, क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे कि हम ज़्यादा दिन तक रहे तो भारत ही हमको धक्का मार के निकालेंगे, हमारी बड़ी थू मिट्टी होगी दुनिया के अंदर। तो अंग्रेजों ने अपनी इच्छा से ही जो ना ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, अब भारत को हम
सत्ता का स्थानांतरण करके चले जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया था अंग्रेजों के दिमाग के अंदर कि सेकंड विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने ये सोच लिया था कि अब हमको जाना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने एक अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि हम जून 1948 तक लास्ट हैं, जून 1948 के बाद हम भारत को छोड़ करके अपने बोरिया बिस्तर बांध के अपने वतन लौट जाएंगे। और इस करके जो है ना देश भारत जो है 14 अगस्त 1947 को रात 12:05 पर आज़ाद हो गया। और उसके बाद में भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाता है और पाकिस्तान 14 तारीख को। क्योंकि पाकिस्तान के और हमारे जो आइडियल जो टाइम है उसमें आधे घंटे का फ़र्क है। पाकिस्तान का आइडियल टाइम हमारे से आधे घंटे पहले है और हमारा आधे घंटे बाद है। तो क्योंकि देश आज़ाद हुआ था रात को 12:05 पे, तो 5 मिनट जब 12 बजे के बजने के बाद हमारे यहाँ AM लग जाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान का जो टाइम था आइडियल टाइम वो आधे घंटे पहले चलता है। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 तारीख को उस टाइम के हिसाब से और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो भारत आज़ादी का जश्न मनाता है 15 अगस्त को और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। उसके बाद में देखा गया अपना 1939 से 1945 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसमें ये क्लियर हो गया था कि अंग्रेज भारत छोड़ करके जाएंगे। ये भारतीयों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। तब अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे लेकिन आपको देश चलाने में बहुत दिक्कत आएगी, लोग हंगामा करेंगे, क्योंकि अंदर की जो स्थिति थी भारत की वो बहुत गड़बड़ थी। क्योंकि हिंदू मुसलमान का और बाकी जो जातियाँ थी, धर्म थे, कम्युनिटियाँ थी, इनका आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना घमासान मचा हुआ था। तो अंग्रेज बात समझते थे हम तो चले जाएंगे लेकिन देश को शासन कोई चलाएंगे कैसे भारतीय। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा एक बना लो, कोई कानून कायदे बना लो, एक आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान बना लो। सेकंड, क्योंकि उस समय का जो हमारा जो देश की जो पिक्चर देखने को जो मिलती थी पुरानी, वो एक एंशियंट इंडिया था। एंशियंट इंडिया के अंदर क्या था, उस समय हमारा अपना भारत था। उस समय किसी भी देश का हम पर दबाव नहीं था, किसी देश का हमारे ऊपर आक्रमण नहीं था। तो हमारे देश में उस समय राजाओं का ही शासन चलता था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर का कोई इस प्रकार का मामला नहीं था, क्योंकि राजाओं के सिद्धांत पे, राजाओं के मनमर्जी पे सारे के सारे जो फैसले चलते थे। अगर राजा का मूड सही है तो वो आपको जो है ना कम सजा देगा। अगर राजा का मूड खराब है और आपने चोरी भी की है तो राजा उसी जरा सी चीज़ पे आपको फांसी की सजा दे देगा। कहीं ना कहीं ये लॉजिकली ठीक नहीं था जो राजाओं का जो कानून का जो सिस्टम था। उसके बाद में हालांकि बेशक अंग्रेजों ने हमको सताया, हम पर राज किया, अत्याचार की, लेकिन कुछ चीज़ें अंग्रेजों की ठीक थी जो हमने सीखा। जैसे न्याय व्यवस्था के बारे में, फौजदारी की जरूरत है या उसकी ज़रूरत है, न्यायालय बनाने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो अंग्रेजों से हमने सीखा नहीं, हमने सीखा भी है। हमारा नुकसान भी बहुत अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने अत्याचार भी हमारे साथ बहुत किया, लूट मार भी बहुत की, लेकिन कुछ चीज़ें दुश्मन भी हमको सिखा करके गया है। नहीं तो हमारे इसीलिए जो है संविधान का छप्पर तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि राजाओं के समय के अंदर लॉजिकली कोई न्याय नहीं होते थे, क्योंकि राजाओं के मूड के ऊपर न्याय होते थे। उस समय बड़े बड़े जो है ना राजा होते थे, महाराजा होते थे, जनपद होते थे, महाजनपद होते थे, इन्हीं का शासन चलता था। तो अंग्रेज आने के बाद में कहीं ना कहीं हमने ये तो सीखा है कि न्यायालय होने चाहिए, कानून क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का नॉलेज हम लोगों को हो गया। तो जो अच्छी बातें थी वो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो कॉपी पेस्ट करके जो भारत का संविधान बनाया, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी, कानून थे, उनमें ज़्यादातर देश भारतवासियों के खिलाफ थे। भारतवासियों के खिलाफ तब से लेकर आज तक चल रहा है और इसी का नतीजा आज भी भारत भुगत रहा है। कहने को चाहे कोई कुछ भी कह दो कि भारत का संविधान बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन भारत का संविधान मायने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बाकी कुछ देशों के जैसे फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, कुछ देशों के जो ना कानून लिए हैं, 50-60 देशों के संविधान को पढ़ करके हमने और भी इसमें कानून में ऐड किया गया है। तो इसलिए क्या कि जो उस समय उसके बाद में अंग्रेजों ने कहा कि ये जो आप जो देश जो चलाएंगे इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह हमने जो उससे अंग्रेजों से सीखा, ये चाहे बुरे थे या अच्छे थे। उसके बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि हम तो हम जा ही रहे, लेकिन अंग्रेजों ने फिर काम किया। अंग्रेजों ने जाते जाते भी काम किया। अंग्रेजों ने एक कैबिनेट मिशन भेजा और उस कैबिनेट मिशन में ये कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट जो शब्द है, ये किसी भी भारत के जो ना जितने भी 395 जो आर्टिकल है उनमें कहीं भी इस शब्द का नाम नहीं है। खाली 352 जो आर्टिकल में उसमें एक बार इस्तेमाल किया गया है,
जैसे कैबिनेट मंत्री होते, इस प्रकार से एक कैबिनेट मिशन अंग्रेजों ने भेजा, जिसके अंदर जो है ना 1946 में आया था ये कैबिनेट मिशन। इसमें अंग्रेजों ने 3 लोग भेजे थे, 3 जो आए थे अंग्रेज अधिकारी। पहला था अलेक्जेंडर, दूसरा था पैथिक लॉरेंस और तीसरा था क्रिप्स। ये क्रिप्स वही है जो 1942 में आया था, जिसे क्रिप्स मिशन लेके आया था। उस समय गांधी जी ने इसको कहा था कि जब गांधी जी को ये लालच दे रहा था कि हमको डोमिनिक स्टेटस बनाएंगे, गांधी जी ने ये बात नहीं मानी थी, बल्कि गांधी जी ने ये कह दिया था कि स्क्रिप्स मिशन को कि ये तो आप पोस्ट डेटेड चेक है। और नेहरू जी ने इसको इस जगह इस्तेमाल किया था कि ये आपका वो बैंक है जो कुछ समय जाए भविष्य में ये बैंक आपका नष्ट भी होने वाला है। तो गांधी जी ने ये बात मानी नहीं थी, तो ये उस समय वहाँ पर चला नहीं था, फ्लॉप हो गया था क्रिप्स मशीन। उस समय ये अध्यक्ष बनकर आए थे क्रिप्स मशीन खुद उस मिशन के। लेकिन इस बार ये जो मिशन आया था कैबिनेट मिशन, जो भारत के संविधान के लिए, इसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, इसमें क्रिप्स नहीं थे। तो इस प्रकार के जो है ना भारत का जो ये संविधान का जो सफ़र तय हुआ, क्योंकि भारत आज़ाद होने के बाद में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि राजाओं की उस समय 565 रियासतें थी और उनके साथ साथ में जो है ना ब्रिटिश सरकार भी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी। तो दोनों काम कर रही थी, लेकिन सरकार ब्रिटिश की थी, राजा नाम के राजा थे। वो ब्रिटिश सरकार को अपने को ब्रिटिश सरकार के अधीन मान करके राजा काम करते थे। उस समय के मात्र नाम मात्र के जो ना राजा बने हुए थे, वो अंग्रेज सरकार को टैक्स भी देते थे। तो उस समय ये राजा जरूर थे, लेकिन ये राजा नाम मात्र के राजा बन करके बैठे हुए थे, अपने आप को ये भी अंग्रेजों का अधीन मानते थे और अंग्रेजों को खुद टैक्स देते थे। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का ये सफर तय हुआ और इस प्रकार से हमारा संविधान बना। 1950 के अंदर तैयार हुआ। 1950 में भी हमारा संविधान बहुत महान संविधान था, सबसे बड़ा संविधान था। लेकिन उसके बाद आज 2023 तक 104 अमेंडमेंट हमारे संविधान में हुआ, क्योंकि पहले जो संविधान बने थे 1950 में वो उस समय की जो ना जरूरत थी, तो उस समय की जरूरत के हिसाब से बना। तो आज 2023 है, तो आज की जरूरत अलग है। तो काफ़ी बार 1950 से अभी तक 104 बार अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल नहीं बदले गए, लेकिन सूचियाँ जो है ना बदली गई। आर्टिकलों के नंबर नहीं बदले गए, लेकिन जो सूची थी संविधान की उनको बदला गया। और ये इस प्रकार से 104 बार भारत के संविधान में अमेंडमेंट हुआ। आज भी हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, जिसको आज हम भारत कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत का संविधान बना, इसलिए हमारे भारत के संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। इसमें हालांकि कमियां बहुत थी और आज भी हैं, आज भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। पहले भी अमेंडमेंट हुए 104 बार, अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि देश के संविधान के अंदर जो ना ऐसा कोई खास नहीं है जो देश के लोगों का भला कर सके या देश और राष्ट्र का भला कर सके। तो आज भी संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव इतना आसानी से नहीं हो सकता है। समय समय पर बदलाव होते गए हैं, लेकिन बाद में 1950 में जितने भी आर्टिकल डाले सरकारों ने, वो ज़्यादा देश के मतलब खिलाफ ही रहे हैं, देश के पक्ष में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं बनाया जो ज़्यादा फायदा कर सके। नुकसान वाले आर्टिकल ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ बुरे भी हुए। बुरे ज़्यादा आर्टिकल चेंज किए गए हैं और अच्छे ज़्यादा अच्छे कम डाले गए हैं, बुरे ज़्यादा डाले गए हैं। तो इस प्रकार से 1950 से लेके 2023 तक 104 बार जो है ना भारत के संविधान में अमेंडमेंट होता गया और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि समय समय पे जो है अमेंडमेंट जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत का संविधान लिखा गया। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वक्तव्य आपको समझ में आ गया होगा। ये संविधान का आज पहला पार्ट है। अगला पार्ट में कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा, इसी के दूसरे पार्ट में भाग सेकंड के ऊपर बनाऊंगा। तो जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।